अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में हम मशक़ की जानिब रवा दावा हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने इस मशक़ के दूसरी मंजिल यानी कि सवालात का इयादा इस हिस्से को अबूर किया है। आज से हम एक नई मंजिल का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात। इस लेक्चर में हम इस हिस्से के पहले 4 सवालात 15.1, 15.2, 15.3 और 15.4 को हल करना सीखेंगे। इस सारे सफ़र में हम सिर्फ़ एक ही चीज़ करेंगे कि आपके जितने भी तसव्वुरात इस लेक्चर में इस चैप्टर में सीखे हैं उनका इतलाक़ करेंगे और उनके इतलाक़ की मदद से हम जवाबात लिखेंगे। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के इन सवालात को सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूं कि आज हम एक नई मंजिल का आगाज़ करेंगे कि जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात। उसका पहला सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है। चलें सवाल पढ़ते हैं। सवाल में से अहम अल्फाज को ढूंढेंगे और देखेंगे कि इस सवाल पे हमने किन तसव्वुरात का इतलाक़ करना है। हमने जो चीज़ें इस पूरे लेक्चर में सीखी हैं, इस पूरे चैप्टर में सीखी हैं, उनमें से किस चीज़ का, किस इल्म का इस जगह पे इतलाक़ करना है ताकि हम इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे सकें। तो चलें सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स आपको 3 आयरन बार दे जिसमें से 2 मैग्नेट हैं जबकि 1 आयरन बार मैग्नेट नहीं है, तो आप किस तरह से मालूम करेंगे कि कौन सी आयरन बार मैग्नेट नहीं है। यानी कि एक शख्स है, उसने हमें 3 आयरन बार दे दिए हैं। उन 3 में से 2 आयरन बार ऐसे हैं जो कि मैग्नेट हैं लेकिन 1 आयरन बार मैग्नेट नहीं है। तो हमने ये तरीका मालूम करना है, कोई ऐसा तजर्बा करेंगे कि जिससे हम 3 आयरन बार लेंगे और 3 आयरन बार में से देखेंगे कि कौन से 2 आयरन बार मैग्नेट हैं और 1 आयरन बार मैग्नेट नहीं है। तो इसके लिए हमें लेने पड़ेंगे 3 आयरन बार। तो चलें हम 3 आयरन बार ले लेते हैं। ये पहला आयरन बार मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये रहा दूसरा आयरन बार और ये रहा तीसरा आयरन बार। अब हम जानते हैं कि अब हमसे ये कहा गया है कि इन 3 में से 2 आयरन बार मैग्नेट हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं पहले और दूसरे आयरन बार को मैग्नेट तस्वर कर लेता हूं। इसको मैं नाम देता हूं मैग्नेट ए का और इसको मैं नाम दूंगा मैग्नेट बी का, जो कि आयरन बार बी है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ मैग्नेट हो तो उसके 2 पोल बनते हैं। एक को हम नाम देते हैं नॉर्थ का और दूसरे को नाम देते हैं साउथ का। इसी तरह से जो दूसरा बार मैग्नेट है वो भी मैग्नेट है। अगर तो एक आ गया जी साउथ, एक आ गया नॉर्थ। अब तीसरा इसको हम नाम दे देंगे कि ये बार मैग्नेट सी है। अब इसमें से देखना है कि कौन से 2 बार मैग्नेट हैं और किस तरह से हम ये पता चला सकेंगे कि ये बार मैग्नेट हैं और कौन सा ऐसा है कि जो बार मैग्नेट नहीं है। अब हम ए और बी को जब एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, करीब लाने का मतलब ये है कि ये मेरे पास मैग्नेट बी है, एक इसका साउथ पोल है, एक इसका नॉर्थ पोल है। जब मैं इसे मैग्नेट ए के इस तरह से पास लेके आऊंगा कि इसके सामने हो मैग्नेट ए का साउथ पोल और दूसरी साइड पे हो मैग्नेट ए का नॉर्थ पोल, तो हम देखेंगे कि ये चूंकि मुखालिफ पोल्स एक दूसरे के सामने हैं तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को कशिश करेंगे। कशिश करने की वजह से ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के करीब आएंगे। तो इससे हम ये बात थोड़ी सी समझ लेंगे कि चूंकि ये दोनों मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं तो हो सकता है ये मैग्नेट है। लेकिन हम अभी भी 100% 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये मैग्नेट है या नहीं।
तो उसके लिए फ़र्ज़ करें कि मैंने सूरत हाल थोड़ी सी उसके बरक्स कर दी कि अब की बार मैं मैग्नेट को इस तरह से करीब लेके आऊँगा कि बार का नॉर्थ पोल दूसरी बार के नॉर्थ पोल के सामने होगा इस तरह से, और दूसरी साइड पे चला जाएगा इसका साउथ पोल। अब दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, नॉर्थ पोल के सामने है और साउथ पोल उसके दूसरे सिरे पे चला गया। अब मुखालिफ पोल्स हम जानते हैं कि एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। जब एक दूसरे को दफ़ा करेंगे तो ये मैग्नेट बी इस जानिब पे खींचा चला जाएगा और ये मैग्नेट ए इस जानिब पे खींचा चला जाएगा, यानी दोनों के दरमियान दफ़ा की फोर्स होगी। अब इसका मतलब है कि जब हमने पोलैरिटीज़ उल्टाई थी कि जब साउथ पोल में बार मैग्नेट ए का नॉर्थ पोल के सामने था मैग्नेट बी के, तो दोनों ने कशिश किया, लेकिन जैसे ही मैंने उलट कर दिया काम के नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले आया तो दोनों ने एक दूसरे को दफ़ा करना शुरू कर दिया। तो हम इससे कहेंगे कि ए और बी ये दोनों मैग्नेट हैं। अब हमने ये भी तो तय करना है कि कौन सा मैग्नेट नहीं है, और हमने जो सूरत हाल फ़र्ज़ की हुई है वो ये है कि जो सी वाला बार है ये मैग्नेट नहीं है। तो इससे क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि मैं इस सी को इन दोनों मैग्नेट में से किसी एक के करीब ले जाता हूं। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने आयरन बार बना दी और ये इसको हमने नाम दिया हुआ है सी का, और इसको करीब लेके गए हैं एक ऐसे आयरन बार के जो कि मैग्नेट है। फ़र्ज़ करें कि इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है। अब इसके दो पोल होंगे, एक को हम नाम देंगे नॉर्थ का, दूसरे को नाम देंगे साउथ का। अब जो सी है हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि ये मैग्नेट नहीं है, तो जब नॉर्थ पोल को इसके करीब लेके आएंगे तो चूंकि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब भी किसी मैग्नेट के करीब लेके आया जाता है तो वो कशिश जाहिर करता है। तो इसका मतलब है कि जब सूरत हाल इस तरह से होगी कि आयरन बार ए का नॉर्थ पोल सी के सामने होगा तो कशिश जाहिर होगी। लेकिन अब सूरत हाल अगर हम बदल दें, सूरत हाल उसके बरअक्स कर दें, इस तरह से कि जहाँ पे पहले नॉर्थ पोल था वहाँ पे आप आ जाए साउथ पोल, और जहाँ पे पहले साउथ पोल था वहाँ पे आ जाए अब की बार नॉर्थ पोल। तो ऊपर हमने देखा था कि पहले अगर कशिश हो रही थी तो जैसे ही हमने पोल्स को मुखालिफ किया, पोल्स को तब्दील किया, तो वो फोर्स कशिश की बजाय दफ़ा की हो गई। लेकिन जब साउथ पोल इस आयरन बार सी के सामने आएगा तो दोबारा से ये कशिश जाहिर करेगा। तो इससे हम ये बात कह देंगे चूंकि दोनों हालतों में ये कशिश कर रहा है, और कशिश करने की वजह भी मैंने आपको बता दी कि आयरन बार एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब भी किसी मैग्नेट के करीब लेके आया जाएगा तो वो हमेशा कशिश जाहिर करेगा। तो अगर तो दफ़ा की फोर्स लग रही है दो मैग्नेट्स के दरमियान तो ये बात 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि दोनों मैग्नेट हैं। लेकिन अगर दोनों सूरत हाल में कि मैं पोल को बदल भी दूं, पोल्स की हालत को तब्दील भी कर दूं, फिर भी वो कशिश जाहिर करें, तो इसका मतलब है इनमें से एक मैग्नेट होगा और दूसरा आयरन बार है जो कि मैग्नेट नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इसमें जितने तसव्वुरात छुपे थे मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए हैं। आपने इन्हीं अल्फाज को जो मैंने बोले हैं आपने अपने नोट्स के ऊपर लिख लेना है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 आयरन बार हैं ए बी सी। फ़र्ज़ करें कि इनमें से 2 आयरन बार्स ए और बी मैग्नेट हैं और सी मैग्नेट नहीं है। जब आयरन बार ए और बी को एक दूसरे के सामने लेके आया जाता है तो पहली हालत में वो दोनों एक दूसरे को कशिश करेंगे, और जब किसी एक मैग्नेट के पोल्स को तब्दील कर दिया जाए तो वो कशिश की फ़ोर्स दफ़ा की फ़ोर्स में तब्दील हो जाएगी, जो कि इस बात का वाज़ह सबूत है कि दोनों बार मैग्नेट्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों मैग्नेट में से किसी एक को आयरन बार सी के पास लेके आया जाए तो दोनों हालतों में कशिश जाहिर होगी, दफ़ा की फोर्स नहीं लग रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा आयरन बार मैग्नेट की जानिब कशिश जाहिर करेगा। तो चलें, अगर ये समझ आ गया है तो चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी, तो हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब। सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कॉइल और एक बार मैग्नेट है। वजाहत करें कि आप किस तरह से इनसे इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकते हैं। तो चलें हम क्यों ना वो चीज़ें बना दें जिससे जो चीज़ें हमसे कहा यह जा रहा है कि आपके पास एक कॉइल है और आपके पास एक बार मैग्नेट है। अगर मैग्नेट है तो इसका मतलब है कि ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल होगा। इससे मुखालिफ
सूरत हाल भी समझी जा सकती है कि ये साउथ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल है। अब ज़रा जहन में लेके आए फैराडे के कानून को। फैराडे का कानून ये कहता है कि अगर कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली ले आई जाए तो उसकी वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट उस कॉइल में पैदा हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इस सवाल का जवाब देंगे। हम ये चीज़ देखने के लिए कि क्या हकीकतन इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो रहा है या नहीं, हम इस कॉइल को जोड़ देंगे एक अदद गलवानोमीटर के साथ। गलवानोमीटर आप जानते हैं एक ऐसा हसास आला है जो कि किसी भी सर्किट में करंट की मौजूदगी का बताता है कि यहाँ पे करंट है या नहीं है। तो ये देखें जी, मैंने एक कॉइल ले लिया, कॉइल को गलवानोमीटर के साथ लगा दिया और एक बार मैग्नेट ले लिया। अब मैं इस बार मैग्नेट को अगर पीछे की जानिब मूव करूं, पीछे की जानिब इसको हरकत दूं तो होगा क्या। फर्ज करें कि इस सूरत हाल में इस कॉइल में से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी। जैसे ही मैंने इसको पीछे की जानिब खींचा तो पीछे की जानिब जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से जो गुजर रही हैं उनकी तादाद में भी कमी रूनुमा होगी। यानी कि फर्ज करें कि अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। पहले 5 गुजर रही थी, अब 2 गुजर रही हैं, यानी कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तब्दीली आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तब्दीली आ गई तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस सर्किट में एक करंट इंड्यूस करेगी जिसकी मौजूदगी का पता इस गलवानोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन से देखा जा सकता है। अब इससे बरअक्स सूरत हाल देखूं कि अब मैं इसको पीछे ले आया हूं कि जिसमें अभी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब जब मैं दोबारा से इसको आगे की जानिब हरकत दूंगा तो आगे की जानिब हरकत देने से इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद फिर से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देंगी। 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि 4 से दोबारा 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरना शुरू हो जाएंगी। तो पहले कितनी थी 2, अब कितनी हो गई 5। तब्दीली अब भी आई, अब भी 3 की तब्दीली आई तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी उस सर्किट में। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट में दोबारा से करंट आ जाएगा और ये करंट की मौजूदगी का पता देगी गलवानोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन, लेकिन अब की बार सुई उल्टी सिमत में डिफ्लेक्ट होगी। फर्ज करें कि पहली सूरत में अगर गलवानोमीटर की सुई इस जानिब डिफ्लेक्ट हुई है तो अब की बार वो इससे उलट जानिब मुखालिफ सिमत में डिफ्लेक्ट होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की समझ आ गई है। अब देखते हैं कि अब अगर आपने इसका जवाब अल्फाज की सूरत में लिखना है तो उसके लिए आप किन अल्फाज का सहारा लेंगे। तो उसके लिए हम ये लिखेंगे कि कॉइल के साथ एक गलवानोमीटर फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद बार मैग्नेट को आगे पीछे हरकत दी जाएगी जिसकी वजह से कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाक़या होगी जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देगी
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट की वजह बनेगा। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल में जितने भी तसव्वुरात थे वो भी आप तक वाज़िया पहुंचा दिए और आपने इस सवाल का जवाब भी अच्छे से समझ लिया है। तो चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी, तो हमने तीसरा सवाल आपके सामने लिख के रख दिया है, तो चलें पढ़ लेते हैं कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है और ये भी बताना है कि ये किस असूल पर काम करता है। अब ज़रा गौर से इस सवाल को पढ़ें तो इस सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। आपने ये चीज़ कहीं पे पढ़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ये किसकी तारीफ थी, ज़रा याद करें। जी हाँ, ये डीसी मोटर की तारीफ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जिस आले के बारे में, जिस डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि डीसी मोटर है। तो चलें इसका जवाब दे देते हैं कि हम कहेंगे कि डीसी मोटर ऐसा आला है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। और साथ ही साथ हमसे पूछा गया है कि ये असूल भी बताना है कि इसका काम करने का उसूल क्या है। तो चलें हम पहले हेडिंग दे लेते हैं कि काम करने का उसूल। तो इसका जो काम करने का उसूल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम ये लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस सवाल का जवाब इस कदर मुख्तसर और इस कदर सादा सा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की भी अच्छे से समझ आ गई है। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी, तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर का चौथा सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक वायर के लूप को इस तरह से लटकाते हैं कि ये आसानी से घूम सकता है। अभी घूम नहीं रहा, उसको लटकाया इस तरह से है कि जब हम उसको घुमाना चाहें तो ये आसानी से घूम सकता है। अब अगर आप एक मैग्नेट को इस लूप में रख दें तो लूप घूमना शुरू कर देगी, यानी कि लूप तब घूमेगा कि जब हम बार मैग्नेट को उस लूप के अंदर रखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वायर का लूप मैग्नेट के लिहाज से क्यों और किस सिमत में घूमेगा? तो इसके लिए समझें इस बात को कि जब हम लूप के अंदर बार मैग्नेट को रखेंगे तो उस लूप के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली वाक़या होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली की वजह से उस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो वो इंड्यूस ईएमएफ उस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस करवाएगी। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी वायर या लूप में से करंट गुजर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है उस बार मैग्नेट की और एक मैग्नेटिक फील्ड अब बन चुकी है लूप की। तो जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे पर असर अंदाज होंगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगी। ये फोर्स इस कॉइल को घुमाने में मदद करेगी और इस फोर्स को हम लोग मालूम कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के असूल के मुताबिक। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल कहता है कि अगर आप अपने बाएं हाथ की ये 3 उंगलियां यानी कि अंगूठा, पहली उंगली और दरमियानी उंगली को अमूदन को इस तरह फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के अमूदन हो। अब इसमें से ये जो पहली उंगली है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हो
दरमियानी उंगली करंट की सिमत में हो तो ये अंगूठा फोर्स की सिमत बताएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये घूमने की वजह वो मैग्नेटिक फोर्स है और फोर्स की सिमत मालूम की जा सकेगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक। अब अगर आपको ये समझ आ गई है तो चलें क्यों ना इस जवाब को लिख भी लें। जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि जब बार मैग्नेट को कॉइल के या लूप के अंदर रखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली रूनुमा होगी, जिसकी वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, मजीद लिखेंगे कि कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की फील्ड आपस में बाहमी अमल करेंगे तो उसकी वजह से कॉइल पर एक फोर्स कार फरमा होगी, जो कॉइल को घुमाएगी और इस फोर्स की सिमत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल से हासिल की जा सकती है। ये ले जी, हमारा इस सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। और इसी के साथ और इस लेक्चर में हमने जितने भी सवालात किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सब सवालात की समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर में आप सीख चुके हैं पहले 4 आला तसव्वुराती सवालात का हल। उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम सवालात की आपको अच्छे से समझ आ गई है। आपने इनके नोट्स बना लेने हैं ताकि जब भी आपको कोई भी मुश्किल दरपेश आए, आप अपने नोट्स खोलें और नोट्स खोलते ही आपकी वो मुश्किलात दूर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए तमाम सवालात आपने लिख भी लिए हैं। बकिया के जो सवालात हैं वो हम देखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।